हम लोग बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं बच्चों, तो शेयर जरूर करें वीडियो को, व्हाट्सअप फेसबुक पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये जो कक्षा 8वीं एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम के लिए हम लोग आपकी पहला जो आपका अध्याय है गणित में परिमेय संख्याएं, उस पूरे अध्याय का सॉल्यूशन हम लोग उसकी लिंक, जितने भी पार्ट में वीडियो बनेंगे सबके लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसके पार्ट 2, 3, 4, 5 तक जितने भी पार्ट बनेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा तो बच्चों, कक्षा 8वीं के लिए अध्याय नंबर 1 गणित में परिमेय संख्याओं को आज हम लोग लेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में यही पैटर्न चलता है। इसके अलावा पूरे भारत के अंदर एनसीईआरटी पैटर्न जहाँ पर भी लागू है, गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल में यही पैटर्न चलता है। तो इसी को हम लोग आज लेंगे। इसके अलावा स्टेट बोर्ड के जो पैटर्न से हैं हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा जो है बहुत ही जल्दी करेंगे और उनके भी सवाल वगैरह जो है हम लोग गणित के क्वेश्चन आंसर वगैरह लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 1.1 भूमिका है। गणित में हमें प्रायः साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए समीकरण x + 2 = 13 को x = 11 के लिए हल किया जाता है, क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। हल 11 एक प्राकृत संख्या है। दूसरी तरफ समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम लोग 11 रखें तो 11 + 2 = 13 आएगा। ठीक है, तो इस x का मान हमको यहाँ पर 11 रखने पर ही इस समीकरण को हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ समीकरण नंबर 2, x + 5 = 5 का हल 0 है, क्योंकि अगर हम लोग x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा कितनी संख्या हम लोग रखेंगे तो 5 तो हमें परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। तो इसका हल है कि 0 + 5 = 5 होगा। तो इसका हल 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता है। समीकरण 2 जैसे समीकरणों को हल करने के लिए हमें प्राकृत संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल किया। हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या किया? 0 को शामिल किया और इस नए समूह को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया। तो क्या किया गया कि पहले जब शुरू में संख्या पद्धति की शुरुआत हुई थी पुराने समय में, तो उसमें 0 शामिल नहीं हुआ। आपने गाने में भी देखा होगा, 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। तो 0 की खोज भारत में हुई है। तो क्या हुआ कि संख्या जो थी पहले जो संख्याएं थी ना, वो 1 से शुरू होती थी और अनंत तक जाती थी। लेकिन 1 से शुरू होती थी। लेकिन हमें जब इस तरह के समीकरण हमारे सामने आए कि x + 2 = 13, तो हमारा काम प्राकृत संख्याओं से चल जाता है। लेकिन जब x + 5 = 5, जब ऐसे समीकरण हमारे सामने आए तो फिर हम 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या अगर x के स्थान पर रखें तो जो है हमारा सवाल हल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ी। तो जब 0 को हमने प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लिया, पहले शामिल नहीं था, तो प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल हो जाएगा तो फिर वो प्राकृत संख्याएं नहीं रहेगी। तो फिर हमने क्या किया? एक अलग समूह बनाया और प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल करके हमने पूर्ण संख्याओं के नाम से एक अलग समूह बना लिया। तो संख्या पद्धति में दूसरी संख्याओं का समूह शामिल हुआ पूर्ण संख्याओं के नाम से, जो 0 से लेकर अनंत तक जाती थी और इसमें सभी धनात्मक संख्याएं शामिल थी, कोई माइनस वाली संख्या शामिल नहीं थी। हमने समझा कि बस अब हमें इसके आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक और चुनौती हमारे सामने आ गई। किसी ने कहा x + 18 = 5, तो समीकरण नंबर 3 बना। जैसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं हमें संख्या -13 की आवश्यकता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसने हमें पूर्णांकों धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं आ गई है। ठीक है, अब जब हमने देखा कि भाई हमें तो अगर कोई हमें कह रहा है कि x प्लस, यानी एक x का मतलब होता है चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहे, यानी ऐसी जहां पर हमें संख्या पता ना हो, कि हमें ये पता ना हो कि 18 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5 प्राप्त हो जाए। तो हमें जब पता ना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर अ ब लिखते हैं, द स लिख देते हैं, या XYZ कुछ भी लिख देते हैं। मतलब संख्या नहीं लिख करके कोई संकेत का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं कि वो संख्या कौन सी है, इसीलिए हमने वहां पर x लिखा है। ठीक है,
तो जब हमसे किसी ने सवाल पूछा x + 18 = 5, तो फिर हम लोग सोच में पड़ गए। अगर x की जगह हम लोग 1 रखते हैं तो 19 हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा कितना भी रखते हैं तो 18 से ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन हमें 5 तो प्राप्त नहीं होगा ना। तो फिर हमने सोचा कि क्या रखा जाए, तो फिर हमने सोचा कि अगर -13 उसकी जगह रख दिया जाए, यानी 18 में से 13 अगर हम लोग घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने संख्याओं की तरफ नज़र दौड़ाई, तो हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी, उसमें भी -13 नहीं था। हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी, उसमें भी -13 नहीं था। 0 तो था लेकिन -13 नहीं था। तो फिर हमने एक नया समूह बनाया जिसके अंदर हमने 0 को भी शामिल किया, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं शामिल की। लेकिन हमारी ज़रूरत तो क्या थी, -13 थी, इसीलिए हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इस तरह से हमने अनंत तक माइनस संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको धनात्मक संख्याओं को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को इंग्लिश में नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को ऐड कर दिया और एक नया समूह बनाया जिसको हमने पूर्णांक कहा। ठीक है, नई संख्या पद्धति का हमने आविष्कार किया, नई संख्या पद्धति हमने लागू की जिसका नाम हमने पूर्णांक रखा। ठीक है, तो लेकिन हम सोचने लगे कि पूर्णांक हमने चूंकि बना दिया, हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, 0 भी आ गया, धनात्मक संख्याएं भी सारी आ गई, तो हमें नई संख्या पद्धति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हमारे सामने एक नई चुनौती आ गई, 2x = 3 या 5x + 7 = 0। 2x का मतलब होता है 2 × x। ठीक है, तो अब हम लोग सोच में पड़ गए कि अगर हम लोग 2x की जगह हम लोग अगर 1 रखें तो 2 × 1 = 2 ही आएगा। अगर 2 की जगह हम लोग 2 रखें तो 2 × 2 = 4 आएगा, लेकिन 3 तो आता ही नहीं है। तो फिर हमको इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमको एक और नई संख्या पद्धति की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हमको एक और नई संख्या पद्धति की जब जरूरत पड़ी तो हमने उसका आविष्कार किया फिर से। ठीक है, तो जब हमने उस संख्या पद्धति में क्या किया, हमने 2x 2 × x की जगह हमने 3/2 को रखा और समीकरण 4 को हल किया, 3/2 को रखा और समीकरण 4 को इस प्रकार हल किया, और समीकरण 5 को हल करने के लिए हमने 5 × x की जगह हमने -7/5 रख दिया, तो बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। अब कैसे 0 प्राप्त हो गया, तो हम लोग इसको आपको देख करके अभी आपको इसको हल कर, हमारे पास ये समीकरण थे। ठीक है ना, और हमें समीकरण 4 में जो है समीकरण 4 में हमने 3/2 रखा। ठीक है, 3/2 रखा, तो कैसे रखेंगे, 2 × 2x का मतलब होता है 2 × x, 3/2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से हमने इसमें क्या रखा, 5 × -7/5 + 7। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 7 में से 7 घट गए, तो बराबर क्या बचा, -7 + 7 = 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से हमने इसका जो है हल किया, या आपने प्रैक्टिकली भी तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि हमने कैसे उस समीकरण को हल किया। ठीक है।